हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ब का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आज हम वर्ब के थर्ड पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? सेमी मॉडल वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को और क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होता है नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर ये दोनों होते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। तो ये टेबल आपको बनाना है। ये है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरफ ये जो नीड एंड डेयर होते हैं ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी। तो इनका कंडीशन क्या क्या होता है कि कभी मेन वर्ब बनेंगे और कभी मॉडल वर्ब बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? नीड और डेयर पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। देन सेकेंड इनका कंडीशन क्या है? ये जो नीड और मॉडल मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं तो वो अपने साथ एस, ई एस, ई डी मतलब पास्ट फॉर्म, ई डी एंड इन्फिनेटिव अपने साथ लेते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर जो ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करेंगे तो अपने साथ ये सब कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, ना तो ये अपने साथ एस लेगा, ना ई एस लेगा और ना ही इन्फिनिटी लेगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब की तरह जब बिहेव करेंगे तो इनमें से कुछ भी नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये दो कंडीशन अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम सेमी मॉडल वर्ब्स को स्टार्ट करते हैं। तो सेमी मॉडल वर्ब्स में ये मेन वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है। ठीक है, तो और ये अपने साथ एस, ई एस, ई डी एंड इन्फिनिटी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी नीड्स अ बुक। तो सी सब्जेक्ट, नीड्स क्या है? वर्ब, एंड यहाँ का जो वर्ब है ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये एक सेंटेंस में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब बिहेव करते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में कब आते हैं? जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आते हैं तो ये जो सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट के पास वाला वर्ब होता है वो मेन वर्ब हो जाता है। ओके, ठीक है, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है। तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर जो वो मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो वो मॉडल वर्ब हो ही नहीं सकता। मॉडल वर्ब होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसे ऑक्सिलरी होना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ का वर्ब क्या है? मेन वर्ब। एक और इसकी पहचान क्या है? अगर जो मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके साथ एस, ई एस और ई डी लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है। एस लगा भी हो सकता है और एस नहीं भी लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आई नीड अ पेन, और इस सेंटेंस में क्या है? एक ही वर्ब है तो ये क्या होगा? मेन वर्ब। एंड ये नीड क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पर। देन सी डिड नॉट नीड अ बुक। तो यहाँ पर ये सी क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ये क्या है? मेन वर्ब, एंड ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब कभी भी मॉडल वर्ब नहीं होते। मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी होता है। ओके, तो आपको समझ आया इन सेंटेंसेस में नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ई एस, ई डी, एस एंड इन्फिनेटिव इसके साथ कैसे यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी डेयर्स टू अपोज हिम। तो सी क्या है? सब्जेक्ट, डेयर्स क्या है? वर्ब, एंड ये टू अपोज जो है ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है और ये जो हिम है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं? अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो इन्फिनेटिव की तरह बिहेव करता है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही वर्ब आ रहा है, ये वाला तो क्या इन्फिनेटिव हो गया। और इस सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो क्या होता है? मेन वर्ब होता है वो। तो यहाँ का ये डेयर क्या है? मेन वर्ब है। और जब हमने यहाँ पर आपको बताया टेबल में जो मेन वर्ब होता है वो अपने साथ एस, ई एस, ई डी लेता है। तो यहाँ पर ये सी के साथ जो डेयर आया है वो अपने साथ एस लिया है। ठीक है, डन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी नीड
टू ड्राइव फास्ट, तो यहाँ ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये टू ड्राइव क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इन्फिनिटी है, तो इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है, तो यही क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब एस या एस अपने साथ लेता है। देन एक और नेक्स्ट देखते हैं, सी नीड्स टू वर्क वेल, तो यहाँ का वर्क भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जब नीड या डेयर एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं तो अपने साथ इन्फिनिटिव लेते हैं, एंड वो खुद अपने साथ एस या ई एस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, एस या ई एस फॉर्म में। देन नेक्स्ट, दे डेयर टू अपोज देयर मदर, वो अपनी मम्मा को अपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ का ये दे क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, इन्फिनिटिव। तो मेन वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेयर है, डेयर का डेयर्स क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि जो दे है, दे अपने साथ प्लूरल लेता है। तो डेयर क्या है, प्लूरल। आपको पता है ही, सी, इट या किसी का नेम, ये होते हैं सिंगुलर, एंड अपने साथ वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन कौन से होंगे, नीड्स एंड डेयर्स, और दे, आई, वी एंड सो ऑन, ये अपने साथ प्लूरल लेते हैं। तो ये क्या होगा, नीड एंड डेयर, ये होता है प्लूरल। इसीलिए दे के साथ क्या आया, डेयर आया। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसीलिए ये वाला डेयर मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा, एंड मेन वर्ब के बाद क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। तो मेन वर्ब अपने साथ इन्फिनिटी ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं पास्ट। पास्ट में जो मेन वर्ब होता है वो अपने साथ क्या लेता है, ईडी लेता है, तभी तो पास्ट होगा। जैसे कि सी नीडेड अ बुक, तो सी क्या है, सब्जेक्ट, नीडेड क्या है, वर्ब, वो भी मेन वर्ब। क्यों मेन वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा। एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सी नीडेड अ पेन, तो मेन वर्ब अपने साथ ईडी ले सकता है। इस टेबल में मैंने आपको बताया कि ये अपने साथ एस भी ले सकता है, ई एस भी ले सकता है, और ईडी भी ले सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीडेड अ पेन, तो यहाँ पर भी नीडेड क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अपने साथ ईडी ले सकता है पास्ट टेंस में। डन। तो अभी तक हमने मेन वर्ब देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो सेमी मॉडल वर्ब्स है, डेयर और नीड, ये मॉडल वर्ब की तरह कब बिहेव करते हैं। ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव तभी करते हैं जब एक सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बताया था, ये हमेशा नेगेटिव में होगा। मॉडल वर्ब की तरह तब बिहेव करेंगे जब ये नेगेटिव में होंगे और इंटेरोगेटिव में होंगे। जैसे कि डेयर नॉट, नीड नॉट, डेयर नीड, लेकिन इंटेरोगेटिव में। तो पहले हम नेगेटिव वाला देखते हैं, डेयर नॉट और नीड नॉट। डेयर नॉट और नीड नॉट अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। क्यों, क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, कल के लेक्चर में आपने देखा होगा जिसमें कि हमने मॉडल वर्ब किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, और इनके बाद जो आता है वो वर्ब का V1 फॉर्म होता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म ही लेते हैं, और ये एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, सी नीड नॉट हेल्प हिम, तो यहाँ पर सी है सब्जेक्ट, नीड है वर्ब, और हेल्प क्या है, ये भी है वर्ब, और हिम क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इसमें दो वर्ब आए हैं, तो दो वर्ब आए हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला वर्ब क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा, ये वाला मॉडल वर्ब हो जाएगा, एंड ये वाला हो जाएगा हेल्प, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का नीड कैसे बिहेव कर रहा है, मॉडल वर्ब की तरह, तो इसीलिए ये अपने साथ क्या नहीं लेगा, ना एस लेगा, ना ई एस लेगा, और ना ही ई डी लेगा, और ना ही इन्फिनिटी लेगा। इनमें से अपने साथ कुछ भी नहीं लेगा। इसीलिए सी का यूज़ करने के बाद भी हमने नीड का नीड्स नहीं किया, ठीक है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होते हैं वो उनका फॉर्म नहीं बदलता, वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं। मेन वर्ब को हम एस या एस लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते हैं। डन। नेक्स्ट, सी डेयर नॉट अपोज हिम, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव था, ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, एंड यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट है, ये डेयर वर्ब है, नॉट तो नेगेटिव के लिए है, एंड अपोज क्या है, अपोज है
वर्ब एंड हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए हैं, तो ये जो डेयर होगा वो कैसे बिहेव करेगा, मॉडल की तरह, मॉडल वर्ब। तो ये जो अपोज होगा ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। डेयर क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसीलिए अपने साथ एस या ई एस या ई डी या इन्फिनिटी कुछ नहीं लेगा। एंड इसके बाद जो वर्ब आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पर ये क्या होगा, V1, ये V1 फॉर्म में होगा। ये वाला भी क्या होगा, ये वर्ब भी V1 फॉर्म में होगा। डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डेयर नॉट अपोज देयर मदर। तो यहाँ पर ये डेयर नॉट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो दे डेयर नॉट अपोज देयर मदर, तो यहाँ पर एक वर्ब, ये भी एक वर्ब, दो वर्ब है, एंड ये सब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो डेयर नॉट है नेगेटिव है, एंड इस सेंटेंस में भी दो वर्ब आ रहे हैं। तो पहला वर्ब जो सब्जेक्ट के पास होगा ये क्या होगा, मॉडल वर्ब। मॉडल मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हमेशा ऑक्सिलरी की तरह ही बिहेव करेगा। तो पास वाला मॉडल यानी कि ऑक्सिलरी, और इसके बाद वाला जो भी वर्ब आएगा वो होगा मेन वर्ब, और ये कौन से फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में, ठीक है। डन। अब हम देखेंगे नीड और डेयर का इंटेरोगेटिव यूज, मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में यूज। तो ये नीड और डेयर मॉडल वर्ब का बिहेव तब करते हैं जब ये प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक होंगे तब भी ये नीड और डेयर मॉडल की तरह बिहेव करेंगे, और अपने साथ एस ई एस कुछ भी नहीं लेंगे, ना ही ईडी लेगा और ना ही इन्फिनिटी लेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डेयर शी अपोज हिम। तो ये डेयर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ का ये जो डेयर है, ये इस सेंटेंस में भी दो वर्ब आ रहे हैं। तो ये जो पहला वर्ब होगा ये क्या होगा, मॉडल, मॉडल वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एंड इसके बाद जो आएगा वो होगा वर्ब का V1, और ये होगा मेन वर्ब, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल, नीड आई वर्क हार्ड। तो नीड आई वर्क हार्ड, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये नीड एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो नीड है, मतलब इस सेंटेंस में भी दो वर्ब आ चुके हैं। तो पहला वर्ब क्या होगा, मॉडल होगा, मॉडल मतलब कि ऑक्सिलरी होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। एंड इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और इसका फॉर्म क्या होगा, V1 फॉर्म। डन, इतना समझ आया। अब हम देखते हैं कि ये जो नीड और डेयर मॉडल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, तो ये अपने साथ ई एस, ई डी, एस या फिर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। ये अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेते, मतलब कि इनके साथ इन्फिनिटी का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सी डेयर नॉट अपोज हर मदर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि डेयर्स के बाद टू का यूज़ हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर डेयर के बाद टू का यूज़ नहीं हुआ अपोज से पहले, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सी क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये भी वर्ब। जब टू प्लस वर्ब का वन फॉर्म होकर ये इन्फिनिटिव बनता है। तो अगर जो इसके साथ टू लगेगा ही नहीं तो ये इन्फिनिटिव भी नहीं होगा, तो ये वर्ब ही रहेगा। तो इसीलिए ये जो अपोज क्या है, ये वर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब आ गए। तो ये जो पहला वाला वर्ब है ये क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। एंड मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल ही होते हैं, ऑक्सिलरी। एंड ये अपोज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपोज के साथ इन्फिनिटी का यूज़ इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। ये डेयर नॉट, डेयर के साथ नॉट आ गया और डेयर के साथ नॉट आ जाएगा तो वो मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करेगा, और मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटी नहीं लेता, ठीक है। देन सी नीड नॉट ड्राइव फास्ट। तो यहाँ पर भी नॉट के बाद और ड्राइव से पहले टू इसलिए नहीं आया क्योंकि ये नीड के साथ नॉट आया, और नेगेटिव जो नीड नॉट होता है वो मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करता है, एंड मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटी नहीं लेता। तो ये है सब्जेक्ट, ये है मॉडल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है मेन वर्ब जो कि है V1 फॉर्म में, एंड ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन पास्ट, ईडी लगाकर ही तो हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का पास्ट बनाते हैं। तो जब हम ईडी नहीं लगा सकते नीड और डेयर के साथ, तो इसमें इस सेंटेंस को हम पास्ट में कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव का, ठीक है। जैसे कि सी नीड नॉट हैव ड्राइवन फास्ट। तो ये सी क्या है, सब्जेक्ट, नीड नॉट क्या है, नीड नॉट आ गया, तो नीड नॉट हमेशा मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करेगा, तो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। एंड इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये जो हैव आया ये क्या है, V1 फॉर्म है, एंड ये भी ऑक्सिलरी है। एंड ड्राइवन क्या है, V3 है, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा V1 फॉर्म में ही होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जब हम किसी भी सेंटेंस का पास्ट टेंस बनाते हैं तो अगर वो मॉडल वर्ब है तो उसके पीछे ईडी नहीं लगाएंगे, हम नीड के पीछे नीडेड नहीं लगाएंगे। जब वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा तभी उसके पीछे ईडी लगा सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर तब लगाया क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो हम ईडी नहीं लगाकर उसके बाद हम हैव का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट में बन जाएगा। ठीक है। अब एक मेन कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है वो ये कि जो मैंने बार बार यहाँ पर बताया कि ये जो मॉडल वर्ब है इसके बाद V1 फॉर्म आया एंड ये V1 फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन कब मेन वर्ब का काम कर रहा है? जब एक सेंटेंस है और इसके अंदर सिर्फ 2 ही वर्ब आए हैं। ठीक है। तो ये वाला जो वर्ब होता है पहला वाला ऑक्सिलरी होता है और मॉडल होता है। ठीक है। मॉडल वर्ब मतलब कि ऑक्सिलरी जो कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। ठीक है। एंड इसके बाद जो आएगा मॉडल वर्ब के बाद वो V1 होगा। इतना क्लियर है? वो V1 होगा और यहीं पर ये मेन वर्ब भी होगा। इतना क्लियर है? लेकिन जब किसी एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा मतलब कि 3 वर्ब आ जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट होगा और ये जो होता है ये सब्जेक्ट के जस्ट पास ऑक्सिलरी होता है। और हमें पता है अभी हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल जो होता है मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी की तरह भी बिहेव करता है। एंड इसके बाद ऑक्सिलरी के जस्ट बाद जो आएगा वो क्या होगा? V1 होगा। V1 होगा और फिर यहाँ पर एक और वर्ब आ गया तो अब ये जो V1 है ये ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करेगा, मेन वर्ब की तरह नहीं। एंड यहाँ पर जो आएगा वर्ब वो होगा मेन वर्ब। ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है। डन? समझ आया? इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यही वाला केस यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 3 आ गए ना वर्ब, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो वर्ब है वो है मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब की जस्ट बाद क्या आता है? वर्ब का V1 फॉर्म। तो ये V1 आया एंड इसके बाद कोई सा भी वर्ब, इसके बाद जो वर्ब आता है इसका कोई सा भी फॉर्म आ सकता है लेकिन हैव के साथ V3 लगाकर ही हम पास्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अब ये मेन वर्ब हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले है। डन? आई होप इतना आपको समझ आया हो। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब वो होते हैं व्हेन subject does not do the action directly, it take help of somebody to do the action। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और की हेल्प लेकर कोई काम करता है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं खुद काम ना करके ये माइंड मैप किसी और से बनवाती हूँ तो वो होता है पॉजिटिव वर्ब। अगर जो ये मैं माइंड मैप खुद ही बना रही हूँ तो वो है नॉर्मल वर्ब। लेकिन अगर जो माइंड मैप मैं किसी और से बनवा रही हूँ तो वो है पॉजिटिव वर्ब। मतलब कि मैं अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाऊँ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे सी मेड अ पोर्ट्रेट। तो यहाँ का जो ये मेड है ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो सी ने खुद ही एक पोर्ट्रेट बनाया तो यहाँ का जो वर्ब है ये नॉर्मल है और ये सेंटेंस भी नॉर्मल है। लेकिन सी मेड हिम डू द वर्क। ठीक है। तो सी ने हिम से काम कराया और ये है वर्ब। तो सी सब्जेक्ट, मेड वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट। तो सी ने हिम से काम कराया तो यहाँ का ये जो मेड है ये क्या है? ये है पॉजिटिव वर्ब। ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि सी ने खुद काम ना करके हिम से काम कराया, इसीलिए ये पॉजिटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं कि कितने पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं? 5 पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो वो कौन कौन से 5 पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं? एक होता है हैव हैड, एक होता है गेट गोट, एक होता है मेक मेड, एक होता है बीड बेड और एक होता है लेट। तो ये 5 पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये मेन वर्ब की तरह का कैसे वर्क करते हैं और फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक। तो मेरे पास एक किताब है तो ये नॉर्मल वर्ब है हैव। ठीक है। मेरे पास एक किताब है, इसमें मैं किसी से और से कुछ काम तो करवा नहीं रही हूँ, बस मेरे पास एक किताब है तो ये मेन वर्ब है। देन आई हैव डन द वर्क, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने आई हैव डन द वर्क, तो मैंने खुद ही काम किया तो यहाँ का ये जो वर्ब क्या है? नॉर्मल वर्ब है। ये भी क्या है? ये भी नॉर्मल वर्ब है। मैंने किसी और से तो काम कराया नहीं, खुद ही किया तो यहाँ का वर्ब नॉर्मल है। आई गॉट अ बुक, तो मेरे को एक किताब मिली, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ का वर्ब भी क्या है? नॉर्मल वर्ब है।
आई मेड अ पिक्चर, मैंने खुद ही एक पिक्चर बनाया, तो ये मेड क्या है, नॉर्मल वर्ब है। तो आपको समझ आया, जो चीज़ मैं खुद करूँ तो वो होगा नॉर्मल वर्ब, लेकिन मैं किसी और से करवाती तो वो होगा कॉजेटिव वर्ब। डन। तो देखते हैं, आई हैव हिम डू द वर्क, मैंने उससे, आई ने ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हिम ऑब्जेक्ट है। तो इस आई ने हिम से काम कराया, तो ये जो हैव होगा ये होगा पॉजिटिव वर्ब। एंड आई गोट हर टू वर्क फॉर मी, मैं उसको इसलिए लेकर आई ताकि वो मेरे लिए काम कर सके। तो यहाँ का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो मैं हर को किस लिए लेके आई, ताकि वो मेरे लिए काम कर सके। तो यहाँ पर ये जो गॉट है ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि मैं अपना काम किसी और से करवा रही हूँ, या फिर मैं किसी को अपने काम करने के लिए ला रही हूँ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ब है, खुद मैं नहीं कर रही हूँ, किसी और से करवा रही हूँ। देन आई मेड हर ड्रॉ अ पिक्चर, मैंने उसको कहा कि मेरे लिए एक पिक्चर बनाओ। तो वो जो मेड है, तो ये मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। तो यहाँ से आपको पता चला कि हैव, हैड, गोट, गेट, मेक, मेड, ये सब मेन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं एंड पॉजिटिव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। बस पॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे तब जबकि कोई एक इंसान किसी और से अपना काम कराए, और मेन की तरह तब करेंगे जब वो खुद ही अपना काम कर ले। ठीक है, तो वो मेन की तरह, और किसी और से काम कराए तो पॉजिटिव। डन। अब हम ये 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, तो इनका कब कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। ये जो 5 पॉजिटिव वर्ब्स मैंने आपको बताए, तो ये कैसे यूज़ होते हैं, एक्टिव वॉइस में कैसे यूज़ होते हैं और पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ होते हैं, ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं मेक, मेड, हैव, हैड, गेट, गोट, बीड, बेड, लेट। ठीक है, तो ये जो मेक और मेड होता है ये एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव लेता है। अब आपको ये पता है इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, एंड बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव वो होता है जिसके आगे टू नहीं लगाते हम, तो ये होता है V1। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव होता है और ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। ये मेक, मेड, ये एक्टिव में लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव और पैसिव में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि इन्फिनिटिव। एंड हैड, हैव, ये लेते हैं एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट, गॉट, ये लेते हैं एक्टिव में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि इन्फिनिटिव, एंड पैसिव में लेते हैं V3। एंड बिड, बेड, एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं एंड पैसिव में 2 प्लस V1 मतलब कि इन्फिनिटिव। ठीक है, लेट जो होता है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों में ही बेयर इन्फिनिटिव लेता है, मतलब अपने साथ टू नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो मेक, मेड, हैव, हैड, बिड, बेड और लेट, ये चारों अपने साथ एक्टिव में क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, बिना टू के इन्फिनिटिव। एंड पैसिव में मेक, मेड, बिड, बेड, ये अपने साथ पैसिव में लेते हैं इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव, हैड एंड गेट, गोट अपने साथ लेते हैं V3 पैसिव में। लेट जो है वो बेयर का बेयर ही रहता है। ठीक है, एक्टिव में भी बेयर एंड पैसिव में भी बेयर। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लेट है ये ओनली बेयर इन्फिनिटिव लेता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। सी लेट हिम डू द वर्क, इन्फिनिटी क्या होता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटिव होता तो यहाँ क्या लगता है, टू डू लगता, लेकिन ये अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है लेट, तो इसीलिए लेट के साथ डू से पहले टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सी है सब्जेक्ट, ये लेट क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, एंड ये डू क्या है, डू है बेयर इन्फिनिटिव, है। ठीक है, और ये वर्क ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लेट अपने साथ 2 प्लस V1 नहीं लेता है, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। डन। अब हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव बनाते हैं, क्योंकि लेट का एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही बेयर इन्फिनिटिव होता है, तो इसका ज़्यादा एग्जांपल हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे जिसका एक्टिव पैसिव दोनों ही अलग बनता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव कौन लेते हैं, तो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं हैड, हैव, मेक, मेड, बिड, बेड। तो ये वाला देखते हैं, जैसे कि एक्टिव और साथ साथ इसका पैसिव भी देख लेंगे। तो एक्टिव में अगर मैं बोलूँ आई हैड हर पेंट द कार, तो आई के पास हर है, आई क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो आई के पास हर है जिससे कि वो कार पेंट कराएगी।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का हेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है। अगर जो पॉजिटिव वर्ब है और ये जो आई है उससे अपना कार पेंट कराएगी, तो यहाँ पर ये आई उससे अपना कार पेंट कराने का सेंस जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव होगा। और एक्टिव में अपने साथ जो हेड है वो बेयर इन्फिनिटी लेता है, इसलिए टू पेंट ना लिखकर सिर्फ पेंट लिखेंगे और ये पेंट क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव। ओके डन, इतना क्लियर। देन आई हैड पेंटेड द कार, मैंने अपना कार खुद ही पेंट किया, तो ये तो नॉर्मल है, इसका ये जो वर्ब है ये क्या है, नॉर्मल है। एंड ये एक्टिव है, ठीक है, कि मैंने तो खुद ही अपना कार पेंट किया। जहाँ पर के द्वारा का सेंस आता है ना, के द्वारा का सेंस आता है तो वो होता है पैसिव, और जहाँ पर के द्वारा का सेंस नहीं आता वो होता है एक्टिव, तो उसके पास हर है कार पेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्टिव रह गया और ये भी एक्टिव। देन मैं बोलूँ आई हैव हिम टू डू द वर्क, मेरे पास मतलब आई के पास हिम है वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा, और इसीलिए ये जो डू है ये अपने साथ टू इन्फिनिटी नहीं लेगा, बेयर इन्फिनिटी लेगा, एंड ये एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव में कब होता है, जब ये पॉजिटिव वर्ब हो, और पॉजिटिव वर्ब में जो हैव और हैड है वो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टू डू ना आकर के सिर्फ डू आया है। ओके, अगर मैं बोलूँ सी मेड, तो जो मेड होता है वो भी अपने साथ बेयर इन्फिनिटी लेता है, और बीड और बेड होता है वो भी अपने साथ बेयर इन्फिनिटी लेता है। तो सी बेड हिम डू द वर्क, तो यहाँ पर भी डू से पहले टू नहीं आएगा, टू डू नहीं आएगा, सिर्फ डू द वर्क आएगा। ऐसे ही सी बेड हिम डू द वर्क, टू डू नहीं आएगा, डू द वर्क आएगा। ये भी पॉजिटिव वर्ब और ये भी पॉजिटिव वर्ब, और ये भी एक्टिव एंड ये भी एक्टिव। ये दोनों एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इन सब में आई के पास हर है, या आई के पास हिम है, या सी के पास हिम है, जो कि काम करेंगे, मतलब इनके लिए वो लोग काम करेंगे, खुद काम ना करके उनसे ये लोग काम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव जो होते हैं वो अपने साथ बेयर इन्फिनिटी लेते हैं, इसीलिए इनके साथ ये जो डू आया है इससे पहले टू नहीं लगेगा, ये पेंट से पहले टू नहीं लगेगा, और ये तो नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला तो ऐसे ही रहेगा। देन अब हम देखते हैं कि कौन सा है जो अपने साथ एक्टिव में इन्फिनिटिव लेता है। तो कौन सा है जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, तो वो है गेट या गॉट। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये एक्टिव में अपने साथ टू लेता है, तो आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी, मैं उसको, मतलब कि आई के पास हर है, आई हर को लाई है ताकि हर जो है आई के लिए काम करे। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब, एंड हर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हर को लेकर आई है ताकि ये जो हर है ये आई के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर आई अपना काम खुद ना करके हर से करवा रही है, तो इसीलिए ये क्या होगा, गॉट होगा। डन, तो ये जो गॉट होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब होगा। डन, अब हम देखते हैं पैसिव। दिस टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपको घर से अच्छे से पढ़ना है, कि जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना उसमें भी ये टेबल एक बार डिस्कस होगा, तो आपको आज ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कल जब मैं पढ़ाऊँ तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं पैसिव। तो जो पैसिव होता है उसमें के द्वारा का सेंस आता है, काम तो किसी और से ही कराया जाता है लेकिन वहाँ के द्वारा का सेंस आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर बाय यूज़ होता है और कहीं कहीं पर बाय यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो होगा पैसिव ही जहाँ पर के द्वारा का सेंस आए। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। पहले वो एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें पैसिव में वो अपने साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव लेते हैं। तो कौन कौन है जो, तो है मेक, मेक मेड एंड बिड बेड, ये अपने साथ टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, मेक मेड एंड बिड बेड। डन, तो देखते हैं। तो मेक और मेड जो थे वो एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव ले रहे थे, मेक मेड बिड बेड ये बेयर इन्फिनिटिव ले रहे थे एक्टिव में, लेकिन इन्फिनिटिव लेंगे पैसिव में, मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर टू डू द वर्क है, तो टू डू द वर्क है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि मेक और मेड के साथ जब टू डू द वर्क आता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव। तो यहाँ पर सी वॉज मेड हिम, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर सी ने हिम के द्वारा काम कराया, के द्वारा काम कराया तो ये पैसिव होगा। पहली चीज़ ये, फर्स्ट पहचान ये, और दूसरी पहचान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है कि अगर जो मेक मैड बिड बैड आपको एक सेंटेंस में दिया हुआ है और उसके साथ टू डू भी दे दिया है तो वो सेंटेंस होगा पैसिव। अब पैसिव होगा तो
वहाँ पर के द्वारा का भी सेंस आएगा। एंड ये जो पॉजिटिव वर्ब है इससे पहले एक वर्ब भी आएगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज बिडन हिम टू डू, बिडन एंड टू डू, तो यहाँ पर बिड टू डू, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये भी होगा पैसिव। ओके, एंड ये है पॉजिटिव वर्ब, एंड पॉजिटिव वर्ब से पहले एक वर्ब आया, एंड ये है इन्फिनेटिव, ये है इन्फिनेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं वो वर्ड जिसके साथ V3 लगकर पैसिव बने, तो वो कौन कौन सा है। इस टेबल से ही सब कुछ हो जाएगा। इस टेबल पॉजिटिव वर्ब के लिए, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉजिटिव वर्ब आपको इस टेबल से ही समझ आएगा। तो कौन सा है जिसका V3 लगाकर पैसिव बनता है, तो वो है हैव हैड और गेट गोट। तो इसका पैसिव कैसे बनता है, V3 लगाकर। तो अब वो वाला देखते हैं हम। तो हम देखते हैं जैसे कि आई हैड, V3 वाला पैसिव, आई हैड द कार पेंटेड बाय हर। तो मेरे पास एक कार है जो कि हर के द्वारा, देखिए यहाँ पर के द्वारा का सेंस आ रहा है, के द्वारा का सेंस आ रहा है, हैड है, और हैड के साथ यहाँ पर ये V3 भी आ रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब है और इसके साथ ये V3 भी आ रहा है। तो एक ये भी पहचान है कि ये पैसिव है, एंड दूसरा ये के द्वारा से भी पता चल रहा है कि ये पैसिव है। ठीक है, तो ऐसे पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव जा रहा है। अगर मैं बोलूँ आई हैड द कार पेंटेड, मेरे पास कार है और वो पेंट की गई है, तो मैंने कार पेंट नहीं किया और पेंटेड है, तो यहाँ पर बाय ना लगा कर भी ये पैसिव जा सकता है। ठीक है, इसके दो कारण हैं, एक ये हैड है और हैड के बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव। एक चीज़ तो ये है कि ऐसे पता चला कि ये पैसिव है, और दूसरी बात ये, अगर जो किसी सेंटेंस में मैंने बोला कि बाय लगाकर भी पैसिव बनता है और किसी में बिना बाय के भी, तो ये बिना बाय वाला पैसिव है। तो मेरे पास कार है जो कि पेंट की गई है, तो पेंट की गई है तो मैंने पेंट नहीं की, तो किसी और के द्वारा तो पेंट की गई होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये पैसिव हुआ। ठीक है, और पैसिव होने का कारण मैंने आपको दो कारण बता दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड द कार पेंटेड बाय हर, तो ये वाला तो यही वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख लीजिए आई हैव द कार, आई हैव द कार पेंटेड बाय हर। तो यहाँ का ये जो हैव है ये पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा, और ये पेंटेड क्या है, V3 है, तो ये V3 है। तो जब हैड के बाद या फिर हैव के बाद, जब हैड या फिर हैव के बाद V3 आता है तो पॉजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग ये पैसिव हो जाता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, पैसिव हो गया, और यहाँ पर की द्वारा का सेंस भी आ रहा है। देन आई मेड द वर्क डन बाय हिम, तो मेड अपने साथ क्या लेता है, मेड जो है वो अपने साथ V1 फॉर्म लेता है, ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये स्किप करना है। मेड के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम पैसिव बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हमने ऊपर पहले ही कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, तो ये जो गेट गोट होता है ये अपने साथ पैसिव में लेता है V3। ठीक है, तो ये पैसिव में लेता है V3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये गॉट है, गॉट के साथ डन आ रहा है, तो डन आ रहा है गॉट के बाद, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव है। दूसरा ये बाय हिम मतलब के द्वारा, तो यहाँ से भी पता चल रहा है ये पैसिव है। डन, देन गेट द नोवेल पब्लिश्ड, तो नोवेल जो अपने आप पब्लिश तो होगा नहीं, कोई ना कोई इसे पब्लिश करेगा, तो इसीलिए ये गॉट क्या था, पॉजिटिव वर्ब। अब ये गेट के बाद क्या आ रहा है, पब्लिश्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पॉजिटिव वर्ब भी कवर कर लिया। पॉजिटिव वर्ब में सिर्फ आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ कि जब कोई अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाता है तो वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी एक्टिव पैसिव देखा हमने कि कब वो एक्टिव रहता है, कब वो पैसिव रहता है। तो ये जो 5 वर्ड्स ये एक्टिव कब होते हैं कब नहीं होते हैं ये भी हमने देखा, और ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है। याद करना है इन द सेंस कि आपको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है, ताकि ये पॉजिटिव वर्ब करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इससे हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा ये वर्ड के साथ बेयर आया है तो ये एक्टिव होगा या पैसिव, या फिर V3 आया तो एक्टिव होगा या पैसिव, ये जानने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, मतलब कि विशेषता बताता है। तो जब वर्ब का
थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगता है, बिहेव करने लगता है, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, V3 क्या होता है, वर्ब प्लस ईडी, और V4 क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो जब वर्ब का थर्ड और फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव बिहेव करने लगे तो उसी को हम पार्टिसिपल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं V3। V3 क्या होता है, V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो V3 पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और इसमें क्या सेंस आता है, एक्शन कंप्लीट, मतलब कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है ऐसा सेंस आता है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। एंड V4, तो V4 क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी गोइंग ऑन का सेंस है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का फर्स्ट एग्जांपल है, द डेवलप्ड नेशन शुड टेक अ लीडिंग रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो जो नेशन डेवलप्ड हो चुके हैं तो एक्शन कंप्लीट है, वो डेवलप हो चुके हैं। एंड ये जो डेवलप्ड है ये क्या है, वर्ब प्लस ईडी, एंड ये क्या है, नेशन क्या है, नाउन, और डेवलप्ड मतलब कि ये क्या बता रहे हैं, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है, मतलब विकसित हो चुके देश हैं, उनको जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेशन की विशेषता बताई जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब का ईडी फॉर्म लगा है और बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए पार्टिसिपल होगा। डन। इन दोनों को कंपैरेटिव के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, द डेवलपिंग नेशन शुड प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो अभी डेवलप कर रहे नेशन, डेवलप हो रहे नेशन है, तो अभी क्या एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डेवलप हो रहे हैं, तो ये नेशन क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और ये डेवलपिंग बता रहा है कि अभी डेवलप हो रहे नेशन है, तो ये वर्ब प्लस आईएनजी है, वर्ब प्लस आईएनजी है, और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहे, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल। ठीक है, तो अभी जो डेवलपिंग नेशन है, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी हुए नहीं, अभी हो रहे हैं, तो उनको किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको देना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी होता है, और ये दोनों ही एक सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताते हैं, और ये दोनों ही नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। तो जो ग्लासेस टूट गए थे तो उनको रिपेयर कर दिया गया, तो पास्ट का सेंस जा रहा है और कंप्लीट हो चुका है, तो ये ग्लासेस क्या है, नाउन, और इनकी विशेषता ये क्या बता रहे हैं, ब्रोकन। तो ये क्या, ब्रोकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। ठीक है, देन इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखते हैं, सी सा हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस। तो द ग्लासेस नाउन, ब्रेकिंग ब्रेक करते हुए देखा, तो अभी एक्शन गोइंग ऑन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, ब्रेक करते हुए ग्लासेस को देखा था, एडजेक्टिव, और ये है आईएनजी फॉर्म वर्ब का, और इसी को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज अ बर्न्ड कैंडल ऑन द टेबल, मतलब एक जला हुआ कैंडल टेबल पर है, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है बर्न्ड है, और ये जो बर्न्ड होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये कैंडल की विशेषता बता रहा है क्योंकि कैंडल नाउन है, और ये जो बर्न्ड है ये कैंडल की विशेषता बता रहा है, तो ये बर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल। देन नेक्स्ट, द बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। तो जो अभी भी बर्निंग मतलब कि जलता हुआ कैंडल, ये कैंडल क्या है, नाउन, और बर्निंग मतलब जलता हुआ, अभी भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो जल रहा है, तो ये क्या एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है तो ये बिहेव करेगा पार्टिसिपल की तरह, और यहाँ पर आईएनजी लगा है तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सी सा द कैंडल बर्निंग होल नाइट, तो उसने रात भर जलता हुआ कैंडल देखा, तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये बर्निंग क्या है, बर्निंग है, एडजेक्टिव बता रहा है, कैसा कैंडल, जलता हुआ कैंडल, तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, देन अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होता है, और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता।
ठीक है। तो नो फीलिंग एक्सप्रेस, और ये वाला फीलिंग एक्सप्रेस करता है। जैसे कि सी वॉज शॉक्ड, तो वह चौंक गई। तो ये चौंकना क्या है, उसका फीलिंग है, तो ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जो ईडी क्या है वो आपका थर्ड फॉर्म, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या हो गई, चौंक गई, तो ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो फीलिंग बता रहा है, एडजेक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। डन। इंटरेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जॉब के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो ये भी उनका एक फीलिंग है, एक भाव है कि वो किसी जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरेस्ट, ये कैंडिडेट नाउन है, और ये इंटरेस्टेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये क्या हो जाएगा फिर, एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ओके। देन यहाँ पर मैंने बोला कि ये नो फीलिंग एक्सप्रेस, तो ये कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे कि द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग, तो यहाँ पर कोई फीलिंग है ही नहीं कि सी जो है वो शॉक हो गई, तो सी को फीलिंग्स आए, लेकिन द एक्सीडेंट वॉज शॉकिंग, तो यहाँ पर कोई फीलिंग्स है ही नहीं कि एक्सीडेंट बहुत ही शॉकिंग था। तो ये जो शॉकिंग है ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब कि आईएनजी वाला, तो ये पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। ये इंसिडेंस कैसा था, तो शॉकिंग था, तो ये इंसिडेंट की विशेषता बता रहा है, ये नाउन और ये एडजेक्टिव। द नोवेल इज़ इंटरेस्टिंग, तो नोवेल नाउन, वर्ब और ये एडजेक्टिव। नोवेल कैसा था, तो इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पर भी ये आईएनजी क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, और ये एडजेक्टिव है तो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, और पार्टिसिपल भी कौन सा, आईएनजी लगा है, तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो अभी तक मैंने इससे पहले भी जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने आपको पार्टिसिपल, दो ही पार्टिसिपल पढ़ाए हैं, एक तो V3 और एक V4। V3 था पास्ट पार्टिसिपल, V4 था प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस V3, एक्टिव में हैविंग प्लस V3, ठीक है। और पैसिव में क्या होगा, हैविंग बीन फिर उसके बाद V3, तो हैविंग के बाद बीन आकर V3 आता है तो वो हो जाता है पैसिव, और हैविंग के जस्ट बाद V3 आता है तो होता है एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग टेकन लंच ही लेफ्ट फॉर द स्टेशन, लंच करने के बाद वह स्टेशन के लिए चला गया, तो लंच भी ही ने किया और स्टेशन भी ही गया। यहाँ पर मैंने आपको बोला था पैसिव में के द्वारा का सेंस आता है, ठीक है, तो कोई काम किसी और के द्वारा कराया गया तो, लेकिन इस वाले सेंटेंस में के द्वारा का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव। एक ये पहचान है और दूसरी पहचान है हैविंग के साथ आया V3, तो ये सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, हैविंग प्लस V3 क्या होगा, एक्टिव होगा। और ही ने ही लंच किया और ही स्टेशन को गया, तो यहाँ पर किसी और के द्वारा कुछ काम कराने का सेंस आ नहीं रहा, तो ये एक्टिव ही रहेगा। अब हम पैसिव देखते हैं। पैसिव का एग्जाम्पल क्या है, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर फैमिली सी वॉज अलोन, तो डेजर्टेड का आप वोकेब में पढ़े होंगे कि जो डेजर्टेड होता है, हैविंग बीन डेजर्टेड, तो डेजर्ट का दो मतलब होता है, एक तो होता है डेजर्ट का मतलब कि रेत वेत वाला डेजर्ट, और एक होता है डेजर्टेड का मतलब होता है कि मुसीबत के समय किसी को छोड़ देना। तो यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसको मुसीबत में छोड़ा तो वह अलोन है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब ये हैविंग आया, हैविंग के बाद बीन आया, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो जब हैविंग बीन एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव। एक ये पहचान है, और दूसरा पहचान ये है कि उसकी फैमिली के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा का भी सेंस आ रहा है, तो सी की फैमिली के द्वारा सी को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया गया, तो के द्वारा का सेंस आ रहा है, तो ये पैसिव होगा। ठीक है, अब नोट डालकर ये लिखा गया है कि नाउन प्रोनाउन कमिंग बिफोर पार्टिसिपल आर ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस, ये कि नाउन और प्रोनाउन जो कि पार्टिसिपल के पहले आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा था कि सी सा हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस, तो ये ब्रेकिंग क्या था, ब्रेकिंग था पार्टिसिपल, और इससे पहले ये जो प्रोनाउन आया है ये कौन सा फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हर जगह जहाँ पर भी पार्टिसिपल से पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, सी सा हिम लीविंग द ऑफिस, तो सी ने हिम को ऑफिस से जाते हुए देखा, यहाँ पर एक्शन इनकम्प्लीट है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट
पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है लिविंग, ये है पार्टिसिपल, उसको छोड़कर जाने की विशेषता बताया जा रहा है, तो लिविंग विशेषता बता रहा है, और ये पार्टिसिपल है। और मैंने बोला कि पार्टिसिपल से पहले क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो ये क्या है, ये हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था एक जो टेबल था उसके अंदर, जिसमें कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव केस ये तीनों दिए हुए थे। तो मैंने आपको बोला था कि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर भी वो यूज़ हो रहा है, अभी कल जो मैं पढ़ाऊँगी उसके अंदर भी इसका यूज़ होगा। तो कल आपको ये टेबल देख कर आना, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे उससे पहले आपको प्रोनाउन वाला वीडियो एक बार देखना है, क्योंकि उसके अंदर ये टेबल अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तब आपको अच्छे से सारे लेक्चर समझ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि पार्टिसिपल से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी, सा, अस या फिर आर पार्किंग द बाइक। तो यहाँ पर मैंने ये स्लैश इसलिए लगाया ताकि इसका आंसर आप लोग, तो आप जल्दी से कमेंट में अभी आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पार्किंग क्या है, सी ने हमको बाइक पार्क करते हुए देखा, तो ये पार्किंग क्या है, अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, तो ये पार्किंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एडजेक्टिव भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कौन से फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा, तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा, अस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, माई सिस्टर अप्रिशिएटेड माई वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड, तो ये वर्किंग क्या है, ये वर्किंग है पार्टिसिपल जो कि V4 है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इससे पहले ये जो आएगा ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है माई, तो इसीलिए यहाँ पर माई है। ओके, ये वाला भी इधर ही ऐड होना चाहिए था, तो इसको मैं इधर ऐड करवा दूंगी, ठीक है। देन तो आपको समझ आया कि पार्टिसिपल से पहले जो भी आता है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है, ये डन। अब ये नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी कैन नॉट यूज सेकेंड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट। जैसे कि एक सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जब हम इस सेकंड वाले सब्जेक्ट को फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाते तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक सेंटेंस है उसमें दोनों ही सब्जेक्ट एक सेम पर्सन के लिए बोली जा रही हो, एक सेम पर्सन के लिए ये सेकंड वाला भी सब्जेक्ट लगा हो और ये फर्स्ट वाला भी सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए लगा हो, तो क्या करेंगे, और दोनों एक ही पर्सन के लिए लगा हो तो क्या करेंगे, ठीक है, एक ही पर्सन या एक ही थिंग्स के लिए लगा हो तब क्या करेंगे। यहाँ पर बोला गया ना कि व्हेन वी कैन यूज़ सेकंड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट, कब हम सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जबकि दोनों चीज़ें एक सिंगल व्यक्ति के लिए बोला जा रहा हो या सिंगल थिंग के लिए बोला जा रहा हो। एंड व्हेन वी कैन नॉट यूज़ सेकंड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट, कब हम ये सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे जब दोनों चीज़ें अलग अलग पर्सन या फिर अलग अलग थिंग के लिए बोला जा रहा हो, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इट वॉज अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इट क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है वर्ब। तो इट वॉज रेनी डे एंड ही टुक एन अम्ब्रेला, तो ये है फर्स्ट सब्जेक्ट और ये है सेकंड सब्जेक्ट। तो ये जो ही है, ये ही रेनिंग नहीं हो रहा था, ही बारिश नहीं हो रहा था, ही अलग है और बारिश अलग है, तो इसीलिए दोनों के लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं, तो अगर जो हम ऐसे बनाएं, बींग लगाकर अगर हम बनाते हैं तो बींग से पहले इट लगेगा, ये तो नॉर्मल सेंटेंस मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर जो किसी सेंटेंस में बींग, वाइल, हैविंग, इन सब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इससे पहले क्या लगेगा, इट लगेगा, क्योंकि इट यूज़ हो रहा है रेनी डे के लिए और ही टुक एन अम्ब्रेला ये अलग है। तो इट बींग अ रेनी डे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर सिर्फ बींग से स्टार्ट होगा सेंटेंस और कहाँ पर इसके आगे इट लगेगा। तो जब रेनिंग अलग है और ही अलग है, दोनों ही सब्जेक्ट अलग है, तो इस ऐसे केस में हम बींग से पहले इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला क्लियर। अब नेक्स्ट, इट बींग अ हॉट डे वी डिसाइड, तो वी अलग है और हॉट डे अलग है, गर्म दिन अलग चीज़ होती है और वी हम अलग है, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बींग से पहले इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी डिसाइड टू नॉट टू गो आउटसाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से सेंटेंस है जिसमें कि हम सिर्फ बींग का यूज़ करेंगे और बींग से पहले इट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बींग इल सी कुड नो गो टू स्कूल, तो सी ही इल हुई है और सी ही स्कूल नहीं जा रही है,
तो दोनों चीज़ें एक इंसान के लिए यूज़ हो रहा है, वो इल भी खुद ही है और सी इल भी सी ही है और सी ही स्कूल भी नहीं जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर बीइंग से पहले ईट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर रेनी डे अलग था और ही अलग था, इसीलिए इट का यूज़ हुआ। हॉट डे अलग था और वी अलग था, तो इसीलिए इट का यूज़ हुआ। यहाँ पर जो इल है वही पर्सन सी है, तो सी ही इल है और सी ही स्कूल नहीं जा रही है, तो इसीलिए इसके आगे इट का यूज़ नहीं हुआ, नॉर्मल बीइंग से ही चल जाएगा। देन बीइंग डिप्राइव ऑफ टेक्नोलॉजी सी हैड नो अदर चॉइस, तो सी ही है जिसके पास कोई अदर चॉइस नहीं है और सी ही टेक्नोलॉजी से डिप्राइव्ड है, तो इसीलिए बीइंग से पहले इट नहीं लगेगा, नॉर्मल बीइंग लगाकर ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो जाएगा, और तो इसके आगे बीइंग का यूज़ नहीं होगा। वाइल वॉकिंग थ्रू द रोड सी वॉज बिटन बाय अ स्नेक, तो वो जब रोड पर चल रही थी तो उसको एक स्नेक ने काट लिया, तो सी ही चल रही थी और सी ही को ही काटा गया, तो इसीलिए ये वाइल के आगे इट का यूज़ या फिर आई ही वी का यूज़ नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर allowed me to go out and play, तो हैविंग डन माई होमवर्क, तो जब मैं मेरा होमवर्क कर लेती हूँ, एक कोई बच्चा है वो बोल रहा है कि, मान लेते हैं आप में से ही कोई एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि जब मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी मम्मा जो है वो मुझे अलाउ करती हैं बाहर जाकर खेलने के लिए, तो मैं होमवर्क जो कर रहा है वो कोई और है और जो अलाउ कर रहा है वो कोई और है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग है, तो इसीलिए ये सिर्फ हैविंग लगाकर हम नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे जब करेक्शन के लिए आएगा, एरर आएगा, तो यहाँ पर हम आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इस वाले केस का एग्जांपल है। सेकंड वाला इस फर्स्ट वाले के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले के लिए अलग ही सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डन, आपको समझ आया? यहाँ पर क्या बोला गया था कि जब मैं होमवर्क कर लेता हूँ तभी मेरी मम्मा मुझे बाहर खेलने जाने देती हैं, तो मम्मी अलग है और मैं अलग हूँ, तो दोनों के लिए हम सेम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हैविंग से पहले आई का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ हैविंग डन माई होमवर्क देन आई अलाउ माई सेल्फ टू गो आउटसाइड, अगर मैं बोलूँ हैविंग डन माई होमवर्क आई allowed me to go outside, तो यहाँ पर मैं ही अपना होमवर्क कर रही हूँ और मैं ही खुद को अलाउ कर रही हूँ, तो माई और आई मतलब फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, तो सेकंड वाला सब्जेक्ट फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है, तो इसलिए हैविंग से पहले हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हैविंग से पहले कुछ नहीं लगाएंगे और यहाँ पर हैविंग से पहले आई लगाएंगे क्योंकि माई के लिए। डन, और यहाँ पर बीइंग से पहले इट इसलिए लग रहा था क्योंकि हॉट डे और डे, रेनी डे, डे के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, डेज के लिए या फिर किसी थिंग के लिए हम सब्जेक्ट कौन सा यूज़ करते हैं, इट का, तो यहाँ पर इट लगा। एंड यहाँ पर माई है, तो माई के लिए ये सेकंड वाला इसके लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला माई है, तो माई के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, और यहाँ पर मैं ही अपना काम कर रही हूँ और मैं ही खुद को अलाउ कर रही हूँ, तो दोनों सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हैविंग से पहले कोई आई वाई यूज़ नहीं होगा। आई होप आपको ये वर्ब का लेक्चर 3 अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।